नमस्कार, आज है 30 मार्च, दिन गुरुवार और वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस। साथ में होंगी बड़ी दिलचस्प कवर स्टोरी भी, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। इंदौर में रामनवमी के मौके पर हुए हादसे में 13 लोगों की मौत। सीएम शिवराज ने मुआवजे का किया ऐलान। राहुल की सदस्यता मामले में जर्मनी की दखलंदाजी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार। कहा, आंतरिक मामलों में विदेशी दखल बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान भागने की फिराक में भगोड़ा अमृतपाल। सूत्रों से खबर, अमृतपाल को भगाने की कोशिश में आईएसआई। सीमा पर बीएसएफ को किया गया अलर्ट पर बीएसएफ और पंजाब पुलिस। राम मंदिर पर अमित शाह का बयान। बोले, अगली रामनवमी पर भव्य राम मंदिर में विराजेंगे रामलला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एलन मस्क और एप्पल के को फाउंडर ने जताई चिंता। कहा, तुरंत बंद करें पावरफुल एआई पर काम, नहीं तो भुगतने पड़ेंगे घातक परिणाम। कवर स्टोरी में करेंगे इसका संपूर्ण विश्लेषण। क्या वाकई में एआई जो इंसानियत का दोस्त कहा जाता है, क्या एआई बनेगा इंसान का दुश्मन? दिल्ली एनसीआर में फिर बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में हुई बारिश। राजधानी में कल भी बारिश होने की संभावना। तो ये थी हेडलाइंस के बाद पूरे दिन में और क्या कुछ हुआ, सिलसिलेवार तरीके से पूरे दिन की कहानी टॉप न्यूज में। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे हीरानगर सेक्टर में तेज धमाका हुआ है। धमाका इतना तेज था कि इसकी गूंज से पूरा इलाका दहल उठा। ब्लास्ट के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि इसे सुनते ही गांव में रहने वाले लोग घरों से बाहर निकल आए। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को ड्रोन से आईईडी भेजे जाने का शक है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रात की बात यह है कि धमाके में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। वडोदरा में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान एक मस्जिद के सामने स्थिति तनावपूर्ण होने की खबर सामने आई है। शहर में असामाजिक तत्वों की ओर से शांति भंग करने की कोशिश की गई। जानकारी के मुताबिक रथ यात्रा के ऊपर पत्थर फेंके गए। पथराव की घटना होते ही पुलिस का काफिला मौके पर पहुंचा। स्थानीय पुलिस का कहना है कि अब कोई समस्या नहीं है और शांति कायम है। राहुल गांधी की परेशानी अभी कम होने का नाम नहीं ले रही है। राहुल गांधी को पटना के कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया गया है। पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी को 12 अप्रैल को सूरत जैसी एक मानहानि के दूसरे मुकदमे में पेश होने के लिए कहा गया है। कुछ दिनों पहले सूरत के कोर्ट में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। अब पटना के कोर्ट में राहुल गांधी को उपस्थित होने का आदेश जारी हुआ है। 2019 में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने मोदी सरनेम पर राहुल गांधी के आपत्तिजनक बयान पर मामला दर्ज कराया था। राहुल गांधी इस मामले में अभी जमानत पर हैं। आईपीएल के संस्थापक भगोड़े ललित मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। ललित मोदी ने अपने सिलसिलेवार ट्वीट में मोदी सरनेम वाली टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ ब्रिटेन की अदालत में मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी है। राहुल गांधी ने 2019 में राफेल सौदे को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए 59,000 करोड़ रुपए के सौदे में गड़बड़ी का आरोप लगाया और मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक बात कही थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस जैसे दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इसी बीच कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा है कि उनकी पार्टी जेडीएस से गठबंधन नहीं करेगी। डीके शिव कुमार ने कहा कि उन्हें ना तो किसी का कॉल आया है और ना ही उन्होंने किसी को साथ आने को कहा है। डीके शिव कुमार ने कहा कि कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को वोट देने का फैसला कर लिया। प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। उधर पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने दावा किया कि बीजेपी को 60 से ज्यादा सीटें भी नहीं मिलेंगी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। येदियुरप्पा ने अपनी उम्र का हवाला देते हुए इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भले ही वो 80 साल से ज्यादा के हो गए हों, लेकिन वो इस बार ही नहीं बल्कि अगली बार भी राज्य में घूमेंगे। येदियुरप्पा ने कहा कि न सिर्फ
इस बार बल्कि अगली बार भी वो पार्टी को बहुमत दिलवाएंगे। येदियुरप्पा ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी का पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में पार्टी सत्ता में वापसी करेगी। तमिलनाडु में दही शब्द पर चल रही राजनीति के बीच फूड रेगुलेटर फसाई ने अपनी गाइडलाइंस में संशोधन कर दिया है। फसाई ने कहा है कि कंपनियां अब दही शब्द की बजाय अंग्रेजी में कर्ड लिख सकती हैं। इसके साथ ही ब्रैकेट में स्थानीय भाषा मोसरू, तायर, जम्मात, दौद, पेरुगु या फिर दही में से किसी एक का जिक्र कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फसाई ने कर्नाटक मिल्क फेडरेशन को आदेश जारी किया था कि दही के पैकेट पर प्रमुखता से दही मुद्रित होना चाहिए। इस आदेश को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विरोध किया था। चेन्नई से कोयंबटूर के बीच ट्रायल रन पर चलाई जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 22 मिनट पहले पहुंच गई। रेलवे ने जानकारी दी है। रेलवे अधिकारी के मुताबिक वंदे भारत एक्सप्रेस को चेन्नई के कोयंबटूर के लिए ट्रायल रन पर चलाया जा रहा था, जो आज अपने निर्धारित समय 11:40 से 22 मिनट पहले ही पहुंच गई। सूत्रों के मुताबिक वंदे भारत एक्सप्रेस ने ट्रायल रन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। रेलवे अधिकारी ने कहा कि इस ट्रेन का टाइम टेबल अभी तय नहीं किया गया है। खबरों के मुताबिक 8 अप्रैल को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। आज दोपहर बाद ही मौसम बदल गया। दिल्ली एनसीआर में कुछ हलकों में हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने 3 दिन तक बारिश की संभावना जाहिर की है। दिल्ली से सटे इलाकों में बादल छाए हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तेज हवाएं भी चली हैं। बुधवार को भी दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में मौसम ने करवट ली थी, जिसके चलते तेज बारिश हुई थी। शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि शुक्रवार को अच्छी बारिश हो सकती है। और आइए शुरू करते हैं आज की कवर स्टोरी। बीसवीं सदी के पूर्वार्ध में दुनिया के एक कोने में एक इंसान के दिमाग में एक सवाल कौंध रहा था। यह सवाल था, कैन मशीन थिंक? क्या मशीनें सोच सकती हैं? यह व्यक्ति था एलन ट्यूरिंग। हालांकि यह कौतूहल या ऐसे विषय पर चर्चा नई नहीं थी। ग्रीक मिथकों में मैकेनिकल मैन की अवधारणा से पूरी दुनिया वाकिफ थी और 20वीं सदी की शुरुआत में यह यूरोप के कई साइंस फिक्शंस का हिस्सा रोबोट जैसी मशीनें होने लगी थी। 1939 में आई अमेरिकन म्यूजिकल फैंटेसी फिल्म द विजार्ड ऑफ ओज का टिन मैन रोबोट जैसा ही तो था, हार्टलेस, जिसका दिल नहीं था। लेकिन यह सोच असल में एलन ट्यूरिंग ने ही असल मायनों में प्रतिपादित की। 1950 में आए ट्यूरिंग के एक पेपर कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस में उन्होंने विस्तार से जिक्र किया कि कैसे इंसान इंटेलिजेंट मशीन्स बना सकता है और इंसान कैसे इन मशीन्स की इंटेलिजेंस को चेक कर सकता है या उसे टेस्ट कर सकता है। ट्यूरिंग की एक जड़ मशीन में दिमाग डालने की परिकल्पना रंग लाई और उन्होंने उस वक्त एल्गोरिदम और कंप्यूटेशन पर जो कॉन्सेप्ट्स दिए वही आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आधार है। हालांकि इसमें एक और नाम बड़ा प्रमुखता से लिया जाता है। इनफैक्ट ट्यूरिंग से ज्यादा कई बार उसको तवज्जो भी दी जाती है। 1955 में जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया, इसका टर्म दिया और उन्हीं को फादर ऑफ इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। फिर 1970 के दशक में असल मामले में एआई को पहचान मिलनी शुरू हुई। जापान ने 1981 में 5th जनरेशन योजना शुरू की, ऐलान किया कि सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए वो 10 वर्षीय कार्यक्रम चलाएगा। ब्रिटेन ने भी एलवी नाम का प्रोजेक्ट बनाया और वहां के वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किया गया और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की स्थापना जैसे कदम भी उठाए गए। फिर यूरोपीय संघ ने भी एस्प्रिट नाम का कार्यक्रम चलाया और इस तरह से कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, इन तीनों की अवधारणा चलते चलते एक ऐसे मकाम पर आ गई जब इंसान को यह जवाब मिल गया जो एलन ने सोचा था कि कैन मशीन्स थिंक। इस सवाल का जवाब दुनिया को मिल गया। लेकिन करीब 80 साल बाद यानी अब एक नया सवाल पैदा हुआ है और वो सवाल है, कैन मशीन्स आउट थिंक अस? यानी क्या मशीन इंसान से ज्यादा सोच सकती हैं? क्या इंसान से ज्यादा स्मार्ट रोबोट और मशीनें मानव सभ्यता को खत्म कर देंगी? क्या हमें इंसानी नौकरियां खत्म करके मशीनों को सौंप देना चाहिए? क्या हमें अमानवीय दिमाग विकसित करना चाहिए?
जो अंततः हमारी संख्या से ज्यादा चतुर हो जाएंगे और इंसान को ही एक दिन अप्रासंगिक कर देंगे। क्या हमें अपनी सभ्यता के खत्म होने का जोखिम उठाना चाहिए? ये सवाल मेरे नहीं हैं, ये सवाल हैं इलॉन मस्क और एप्पल के को फाउंडर सहित 1000 से ज्यादा टेक दिग्गज और रिसर्चर्स के, जिन्होंने एक ओपन लेटर लिखकर एआई के काम को तुरंत बंद करने की मांग की है। इस लेटर में लिखा गया है कि अगर एआई और स्पेशली जो पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है उस पर काम बंद नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में ये इंसानों के लिए खतरा साबित होंगे। एआई के काम को बंद कराने के लिए ओपन लेटर में इलॉन मस्क और टेक दिग्गज और रिसर्चर्स ने जो साइन भी किया हुआ है, उसमें जो लिखा हुआ है उसके तहत एआई सिस्टम्स अब जनरल टास्क में इंसानों की बराबरी कर रहे हैं। हमें खुद से सवाल पूछना चाहिए कि क्या हम मशीनों को अपने इंफॉर्मेशन चैनल्स में प्रोपेगेंडा और गलत जानकारी भरने दें? तो क्या वाकई में इलॉन मस्क और दुनिया के टेक दिग्गजों की बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए? क्या वाकई हम एआई के मामले में जरूरत से ज्यादा तेजी दिखा रहे हैं और बिना किसी डायरेक्शन और फ्यूचर के जोखिमों का आकलन किए काम कर रहे हैं? या फिर इलॉन मस्क की या और जो बाकी जो टेक दिग्गज हैं जिन्होंने इस ओपन लेटर को साइन किया है, उनकी चिंताएं निराधार हैं, निर्मूल हैं? इस पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ। अंकुश सभरवाल साहब जुड़ चुके हैं, फाउंडर एंड सीईओ हैं कोरोवर के, और अमित दुबे साहब हैं हमारे साथ, क्वांटम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हैं। अमित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और अंकुश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो अंकुश जी, हमने पूरा इवोल्यूशन तो बताया, और शुरू का जो सवाल था कैन मशीन्स थिंक, और अब हमारा सवाल आ गया कैन मशीन्स ओवर थिंक या आउट थिंक ह्यूमन बींग्स। अब इस सवाल तक की जो पूरी यात्रा है, ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट आपको लगता है? ये चिंता जो इलॉन मस्क और दुनिया के टेक दिग्गज उठा रहे हैं, ये कितना महत्वपूर्ण सवाल आपको लगता है, या चिंताएं इनकी निराधार हैं? आप म्यूट हैं सबरवाल साहब। हे सो सॉरी। मुझे लगता है कि चिंताएं जो हैं वो तो वैलिड हैं, चिंता तो करनी ही चाहिए, उसी से ही हम नई चीज बनाते हैं और जो चीज बना दी है उसको इम्प्रूव करते हैं। लेकिन मुझे लगता है जो मॉरिटोरियम की मांग कर रहे हैं या रिसर्च को बंद कर रहे हैं, वो ऐसा हो गया कि मैं एक मैनेजर हूँ कॉर्पोरेट में और मैंने एक एम्प्लॉय को हायर किया, और एम्प्लॉय मेरे से ज्यादा, मैनेजर से ज्यादा अगर स्मार्ट है तो हम उसको बोलें कि तू अभी काम करना बंद कर दे, राइट? तो मुझे लगता है कि जो एडवांसमेंट हमने लाई है, हाँ उसमें कुछ गलतियां हो रही हैं, उसको एक प्रॉपर डिस्क्लेमर दिए जाए, वहां पे इतने कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं किया जाए। मैं अगर आपको बताऊं कि जब मैं कॉर्पोरेट में जॉब करता था तो हम कुछ एस्टिमेशन फार्मूला लगाते भी थे, तो कभी आता भी था कि इट विल टेक 99 आवर्स टू कंप्लीट द वर्क, लेकिन हम क्लाइंट को 99 आवर्स नहीं बोलते थे, कि हाँ अराउंड 100-150 आवर्स बोलते थे, कि उनको लगे ना कि हमने कुछ ऐसा मेथड आजाद कर दिया है कि वो एग्जैक्ट बता रहा है। और अभी जो मुझे लगता है कि हम जो आंसर्स दे रहे हैं या कोई भी कंक्लूजन दे रहे हैं, बड़े कॉन्फिडेंटली दे रहे हैं। कुछ अच्छे हैं, कुछ गलत हैं, लेकिन मुझे लगता है कॉन्फिडेंस फेक शो ना किया जाए, बताया जाए कि ये गलत हो सकता है बहुत क्लियरली। वो नहीं बताया जा रहा है, पहले भी नहीं बाद में भी, कहीं टर्म्स एंड कंडीशन में है। अगर हम सेफ्टी नेट के साथ अगर करें तो अच्छा होगा। और मुझे लगता है जो मॉरिटोरियम वो मांग रहे हैं कि 6 महीने रिसर्च बंद कर दी जाए, वो 6 महीने सेफ्टी नेट में, गवर्नेंस में काम किया जाए, वो दोनों वो मांगे अच्छी हैं कि, लेकिन मुझे लगता है रिसर्च, इतनी मैन पावर है, इतने इंटेलेक्चुअल्स हैं, तो हम रिसर्च भी जारी रख सकते हैं और सेफ्टी नेट भी बना सकते हैं पैरेलली। हाँ, नया वर्जन लॉन्च ना करें जब तक पूरा सेफ्टी नेट तो यानी कि इस ओपन लेटर में जो बात कही गई है 6 मंथ्स पॉज, इसमें पॉज की बात कही गई, इसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि खत्म कर दो। तो ये पॉज यानी कि आप कह रहे हैं कि ये पॉज ठीक रहेगा 6 महीने का? मुझे लगता है ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, बस इतनी मैन पावर है, आप पॉज ना करें, रिसर्च करें। वो कह रहे रिसर्च में पॉज कर दिया जाए, जायंट एआई एक्सपेरिमेंट को पॉज किया जाए। मैं कह रहा हूं नहीं, रिसर्च चलती रहे, लॉन्च मत करो, लॉन्च मत करो। हाँ, वो कह रहे हैं कि हाँ सेफ्टी नेट बनाओ। आई एम नॉट सेइंग बोथ थिंग्स कैन नॉट हैपन पैरेलली। यू बिल्ड, आप सेफ्टी नेट बनाओ, सिस्टम को रोबस्ट बनाओ, सेफ बनाओ, सिक्योर बनाओ,
ट्रस्टवर्दी बनाओ, लॉयल बनाओ, लेकिन साथ साथ रिसर्च भी करते रहो, राइट। तो मुझे ऑल राइट सर, ऑल राइट, ऑल राइट। अमित जी, अब इसमें देखिए, ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें जो नाम आ रहे हैं, इलॉन मस्क, जिन्हें भविष्य दृष्टा कहा जाता है, वो समझ लेते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, ऐसा माना जाता है, और उन्होंने उसको साबित भी किया अपनी मेहनत से। इसमें स्टीव वोजनियाक हैं, इसमें एआई एक्सपर्ट स्टुअर्ट रसेल हैं, जो बहुत ही काबिल माने जाते हैं, और एआई को लेकर वो पहले भी इस तरह की चिंताएं जाहिर कर चुके हैं, और मशीन लर्निंग कंप्यूटिंग के क्षेत्र में बड़ा बुद्धिमान नाम है। योशुआ बेंजियो इसी तरह के नाम है। इतने बड़े बड़े लोग हैं जो भविष्य के प्रति जो चिंताएं हैं उससे दुनिया को आगाह कर रहे हैं। तो क्या उनकी चिंताओं को हम दरकिनार कर सकते हैं इस वक्त, या वाकई में गंभीरता से लेना चाहिए उनको? सर नहीं, ये बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए, बहुत सीरियस बात। मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ डेटा आपके संग में शेयर करूंगा। कई सारी रिसर्च ऐसी होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, जो पीछे होती रहती है और अचानक से सामने खुलती है। जब चाइना ने अनाउंस किया कि उसने एआई बेस्ड लॉयल्टी टेस्ट टूल बना लिया है, या अभी उसने अनाउंस किया कि उसने RSA 204 बिट इंक्रिप्शन क्रैक कर दिया है क्वांटम कंप्यूटर के द्वारा। अब RSA 204 बिट क्या है? वो जितनी बैंकिंग इंडस्ट्री है, जितने VPN है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, हर किसी के पीछे जो इंक्रिप्शन यूज होता है वो RSA 204 बिट होता है। तो उसने एक तरह से चैलेंज कर दिया, हिला दिया सारी बैंकिंग इंडस्ट्री को कि हम कभी भी किसी को भी हैक कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। तो ये थ्रेट हमारे दरवाजे पर आ चुके हैं, और इसके बाद इसको इंक्रिप्शन को रिप्लेस करने के लिए पिछले 6 साल से एक रिसर्च चल रही थी NIST द्वारा कि भाई क्वांटम सेफ कुछ इंक्रिप्शन लाए जाएं। तो उन्होंने 2 एल्गोरिथम आइडेंटिफाई की, क्रिस्टल काइबर एंड क्रिस्टल डिलीथियम। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी पिछले हफ्ते न्यूज आ गई कि क्रिस्टल काइबर भी AI ने क्रैक कर दिया। तो 6-6 साल की रिसर्च के बाद वो सिक्योर करने के लिए एक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम अनाउंस करते हैं, लाते हैं, जिसको थॉरली टेस्ट भी करते हैं, और फिर वो कहीं एक रिसर्च चल रही होती है जो AI के द्वारा उसको क्रैक कर देती है। तो AI इस समय उस लेवल पर पहुंच गया है कि हम न सिर्फ सिक्योरिटी वर ह्यूमैनिटी के लिए खतरा खड़ा हो सकता है। तो ये बिल्कुल राइट टाइम है कि एक हल्का पॉज लिया जाए, क्योंकि जब ये मूर्स लॉ की बात करते हैं, हम सिंगुलैरिटी थ्योरम की बात करते हैं कि जब स्टार्टिंग में चेंजेस होते हैं ना सर, तो स्लो दिखाई देते हैं क्योंकि वो लीनियर होते हैं। जब हम एक लेवल पर पहुंच जाते हैं, जब AI उस लेवल पर पहुंच गया, तो अगला जो चेंज होगा वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो डबल तेजी से बढ़ता है। जैसे कि जो प्रोसेसिंग स्पीड है हर साल डबल होती है, और मेमोरी का साइज जो आधा होता जाता है, यदि वो एक लेवल तक लीनियर जाएगा उसके बाद एक्सपोनेंशियल हो जाता है। तो अभी हम वो एक्सपोनेंशियल वाले टिल्ट पर आ चुके हैं, और अब जो ग्रोथ दिखेगी कि अगले 30 साल में AI के द्वारा कि हर जगह AI होगा, और बहुत सारी जॉब्स तो जा ही रही होंगी, पर उसके मिसयूज भी हो रहे होंगे। तो मेरे ख्याल से वो उस वजह से कहा गया है कि एक 6 महीने का पॉज लिया जाए। सिक्योरिटी के एकदम से चैलेंजेस आने लगे, बैंकिंग इंडस्ट्री हिल जाए या हेल्थ केयर इंडस्ट्री हिल जाए, तो कौन ये चाहेगा कि ऐसा अचानक से हो जाए और वो AI की वजह से हो। तो मेरे ख्याल से एक रेगुलेशन के तहत एक पॉज लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये हो पाएगा पूरी तरह, मेरे ख्याल से इसमें मुझे डाउट है। कई सारे देश हैं जो इस तरह की रिसर्च छुपा के करते हैं, और कई सारे बायोकेमिकल रिसर्च होती रहती है। तो मेरे ख्याल से वो पूरी तरीके से उसको रोक पाना तो मुश्किल है, लेकिन एक खतरा जरूर है और इनकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए। बिल्कुल। अब इसमें देखिए, 2 ओपन AI टीम, जिसने जो GPT-4 लॉन्च करने की बात कही थी, जो कि उनका मोस्ट एडवांस्ड लैंग्वेज मॉडल सिस्टम है, इस पे उसने भी साइन नहीं किया है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से उन्होंने जब GPT-4 लॉन्च करने की बात कही तो उसकी प्रतिक्रिया में ओपन आया है। और एक और एंथ्रोपिक है, जो कि AI सेफ्टी और रिसर्च फर्म है, जिसकी तरफ भी दुनिया देखती है, उसने भी इस ओपन लेटर को साइन नहीं किया है। तो ऐसा क्या है सबरवाल साहब, ये जो नया चीज ये जो ला रहे हैं, ये जो मॉडल सिस्टम जो बता रहे हैं GPT-4, अब इसका मैं जो पढ़ रहा हूं, इसका ट्रेनिंग डेटा जो है वो भी एक मिस्ट्री है, उसमें कहां से लोग लाए, क्या लाए, उसको भी नहीं बताया इन लोगों ने। तो क्या कर रहे हैं ये ऐसा कि इसको पावरफुल AI कहा जा रहा है? क्या कर रहे हैं लोग ऐसा? बिल्कुल, मुझे लगता है कि 10 गुना ज्यादा डेटा है अभी GPT-4 में। GPT 3.5 या GPT-3 के पास भी उतना ही डेटा था, अराउंड 10 टाइम्स मोर है। और मुझे लगता है कि मानो या ना मानो, अगर इंटेंशनली इवन नॉन इंटेंशनली, जो भी AI सिस्टम्स है वो बायस्ड रहते हैं डेटा से। तो मुझे जो लगता है, कोई भी AI प्लेटफॉर्म हो, AI सिस्टम हो, AI प्रोडक्ट हो, ये बताना बहुत जरूरी होना चाहिए। मुझे लगता है ये लॉ होना चाहिए कि जो भी AI सिस्टम है वो बताए कि डेटा कौन सा है,
कहाँ से आया, कितना डेटा है, राइट, कितना डेटा से डिपेंड करता है कि जो रिजल्ट है वो बायस टुवर्ड्स व्हाट क्या होंगे। और एक्सप्लेनेबिलिटी, एक्सप्लेनेबिलिटी का मतलब है कि जो एआई मॉडल्स है वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे डिसाइड कर रहे हैं। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो मुझे लगता है डेटा बिल्कुल जीपीटी 3.5 का डेटा उन्होंने पब्लिकली बताया था कि हाँ। 60% डेटा उन्होंने कहाँ से लिया, रेडिट से लिया, वेब टेक्स्ट बोलते हैं, विकीपीडिया से लिया, बुक से लिया, कॉमन क्रॉल से 60% डेटा लिया। तो GPT-4 का डेटा नहीं बताया, लेकिन वही डेटा के साथ आई थिंक एक्सप्लेनेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे मैं फिर से बोलूं, जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने बताया, बिल्कुल वैलिड है ये चर्चा करना और चिंता करना, लेकिन जैसे उन्होंने बोला कि रोक लगाना मुश्किल होगा, मुझे लगता है रोक लगानी भी नहीं चाहिए। अगर हम सेफ्टी नेट लाने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, अगर ठीक है इंक्रिप्शन एल्गोरिथम ब्रेक ना हो तो रिसर्च तो चलती ही रहनी चाहिए, वैसे भी हम रोक नहीं सकते और ऐसा डिमांड भी ना करें। हाँ, बट सर, बट सबरवाल सर, एक बड़ी चिंता ये है कि देखिए स्पीड, आप देखिए ये जो चैट जीपीटी के, और अभी यूरोपोल ने जो कंसर्न जाहिर किए हैं इसके क्रिमिनल एप्लीकेशन को लेकर, वो भी चिंताएं हैं। चैट जीपीटी में 2-3 महीने पहले हम लोग इसके थ्रेट्स को लेकर बात कर रहे थे, वो थ्रेट्स दूर हुए नहीं हुए कि उसका एडवांस वर्जन आने लग गया, उसके पेड वर्जन आने लग गए, और अब GPT-4 की हमने बात कर ली। तेजी, इतना तेज गति से सब कुछ हो रहा है सर कि अभी हम एक टेक्नोलॉजी के थ्रेट्स को ही नहीं समझ पा रहे हैं, उसके इंप्लीकेशंस को नहीं समझ पा रहे हैं कि तब तक उससे 10 गुना बड़ी टेक्नोलॉजी आ जा रही है। तो ये आपको उस समय थोड़ा सा ये कंसर्न सही नहीं लगता है कि जिस गति से विकास हो रहा है एआई का, मशीन लर्निंग का, उस गति में शायद हमारे पास वो गवर्नेंस और रेगुलेशन के टूल्स इवॉल्व नहीं हो पा रहे हैं? बिल्कुल, तो टूल्स लाए जाए, गवर्नेंस तो लाई जाए, लेकिन अभी मुझे बताओ ना कि प्रैक्टिकली कहां पे नुकसान हुआ ज्यादा। हर जगह तो चैट जीपीटी यूज नहीं हो रहा, राइट, हर जगह तो नहीं हो रहा। आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखो, आपको कहाँ चैट जीपीटी की जरूरत पड़ी और कहाँ पे यूज हो रहा है। सर कोर्ट्स में पहुंच गया हमारे यहाँ तो पंजाब हरियाणा कोर्ट ने जो है एक फैसले में एआई की मदद ले ली, मतलब 2 महीने पहले लॉन्च हुई एक टेक्नोलॉजी, आज उसकी मदद से। हाँ, तो तेजी देखिए सबरवाल साहब। रिएक्ट कर रहा था कि हाँ अमित जी, बोलिए अमित जी। हाँ, मतलब मैं तो देखा, मैं डॉक्टर्स यूज करने लगे हैं, और आपने बिल्कुल सही बोला कि कोर्ट में भी यूज हुआ है, रिसर्च में तो यूज पहले से ही उम्मीद थी कि होगा, एजुकेशन में यूजर, और कॉर्पोरेट में। मैंने अभी कई सारे ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में गया और मैंने पाया कि लोग बहुत यूज कर रहे हैं, डेली लाइफ में भी यूज कर रहे हैं। तो यूज तो हो रहा है, वो इतना एकदम से इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि शायद वो B2C यूज है, और हम उसका जो रिजल्टेंट है वो सीधे कोई बहुत बड़े आउटकम के फॉर्म में नहीं देख रहे हैं, पर लोगों को हेल्प जरूर कर रहा है। खतरा जो है, क्योंकि गलत यूज जहां हो रहा है, खतरा उससे है। और ये सिर्फ चैट जीपीटी की बात नहीं है, ओवरऑल एआई की बात कर रहे हैं। एआई, चैट जीपीटी सिर्फ एक इस तरह का प्रोडक्ट है, चलिए उसका मिसयूज या उसको रेगुलेट कर सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट है, उसका कोई ओनर है, पर यहाँ पर पूरी दुनिया में एआई को लेकर रिसर्च चल रही है, और हर जगह वो बिल्कुल लीगल फ्रेमवर्क में होंगी या सही उपयोग के लिए यूज होंगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं। अच्छा अमित जी, यहाँ पर एक काउंटर क्वेश्चन मेरा उनकी तरफ से जो लोग इस लेटर का समर्थन कर रहे हैं। देखिए हिंदुस्तान के ही मैं आपको कॉन्टेक्स्ट पे एक एग्जांपल देता हूं। जब 80 के दशक में भारत में कंप्यूटर आया राजीव गांधी शासन में, उस समय के आप मैगजीन्स वगैरह उठा के देखिए, आज के नेता बड़े बड़े प्रोटेस्ट करते थे, उनके बड़े बड़े बयान आते थे कि ये आएगा, ये तो मानव जाति को खत्म कर देगा, ये तो सारे के सारे ह्यूमन जॉब्स को खत्म कर देगा, अब ये एक दिन हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। ऐसे कंसर्न्स उस समय भी थे और उस समय काम नहीं रुका, और हमने देखा कि मानव जाति के लिए वरदान साबित हुआ बाद में। तो ऐसा तो नहीं है कि हम एग्जैजरेशन, जैसा कि एलॉन मस्क के ओपन लेटर को बहुत सारे अमेरिकन, यूरोपियन टेक एक्सपर्ट्स एग्जैजरेशन भी मान रहे हैं, हाइप भी मान रहे हैं इसको। देखिए, हाइप ऐसे नहीं कि इलॉन मस्क अकेला ऐसा कह रहा है, इससे पहले भी लोग कहते रहे। इसको पिछले 20 साल से एक कंसर्न है, पूरा एक सिंगुलैरिटी थ्योरम पे रिसर्च चल रहा है यूएस में, कि एक दिन ऐसा आएगा जब एक सिंगल कंप्यूटर का इंटेलिजेंस कलेक्टिव ह्यूमन इंटेलिजेंस से ज्यादा हो जाएगा, उसको हम सिंगुलैरिटी बोलते हैं, और वो हम अगले 15-20 साल में अचीव कर लेंगे। तो इस चीज का जो होराइजन था या जो डेट था, पहले से डिसाइडेड है कि ऐसा हम अचीव करने वाले हैं, और उसको स्लो किया जाए, क्योंकि हमें पता नहीं कि उसके बाद
ये किस तरीके से ह्यूमन रेस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। तो मेरे ख्याल से वो कंसर्न अचानक से नहीं आए हैं, ये पहले से थे, लगातार इस पर चिंताएं होती रही। आपको पता हो जब क्लोनिंग टेक्नोलॉजी आई थी तो एक रोक लगाई गई, क्योंकि उसका डर था कि भाई इस तरह के क्लोन नहीं बनने चाहिए, तो प्रॉपर रोक लगा, उस पर लॉ लाया गया। उसी तरीके से कई बार ऐसा होता है, कंप्यूटर की बात अलग थी, मेरे ख्याल से एआई की बात बिल्कुल अलग है। और एआई एक इंटेलिजेंस है जो सीधे सीधे ह्यूमन ब्रेन को चैलेंज कर रहा है, और यदि ये गलत जगह चला गया तो उसका जो दुष्प्रभाव पड़ सकता है मानवता पे, मेरे ख्याल से वो बड़ा अनकंट्रोलेबल होगा। इस वजह से एक रेगुलेशन या स्लो करने की रिक्वेस्ट की जा रही है। पर मैं बिल्कुल अभी भी अंकुश जी की बात से सहमत हूं कि इसको रोकना पूरी तरीके से संभव तो नहीं होगा। इसको कैसे हम अपनी चीजें स्पीड अप करें, अभी हमारे पास डेटा प्राइवेसी बिल नहीं हिंदुस्तान में, जब तक हम डेटा प्राइवेसी बिल लाएंगे हमारे पास 200 कंसर्न और रेज हो जाएंगे इस एआई के द्वारा, और हम हमेशा लैग कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वो चीज फास्ट करने की जरूरत है, एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स बनाकर फटाफट इस चीज का फ्रेमवर्क क्यों नहीं बनाते हैं, क्यों हम उसको स्लो करें, क्यों अपने आप को फास्ट करके थोड़ा सा पेस अप करके अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो रेगुलेशन सिस्टम है थोड़ा मेच्योर कर लें, अपडेट कर लें जो आज के हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल। तो फिर बीच का रास्ता अभी इस पे सबरवाल साहब, मैं देख रहा था कि ये जो ओपन लेटर है इसमें जो रिकमेंडेशंस हैं वो कहा ये जा रहा है कि एजाइलोमर एआई प्रिंसिपल, अगर मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर पा रहा हूँ एजाइलोमर का, तो एजाइलोमर प्रिंसिपल्स पर आधारित है। 23 सूत्रीय गाइडलाइन है ये। 2017 में ये कॉन्फ्रेंस जो हुई थी मेरे ख्याल से पैसिफिक ग्रोव कैलिफोर्निया में, ये उस पर आधारित है। तो क्या इसमें जो पूरी की पूरा टेक जगत है, और बड़ी शानदार हेडलाइंस में एक जगह पढ़ रहा था कि इस पूरे के पूरे विवाद के बाद टेक जगत में, एआई जगत में सिविल वॉर छिड़ गई है। तो सिविल वॉर जब छिड़ रही है तो फिर टेक जगत के लोगों को ही क्या आपस में बैठ के मिलकर थोड़ा सा गाइडलाइंस पे चर्चा करना, थोड़ा सा मिल बैठकर बातचीत करना, जो उनके कंसर्न है ये सुने, जो इनके कंसर्न है वो सुने, क्या ऐसा पॉसिबल है अभी, या ये क्लैश ऑफ टाइटन ही रहेगा? तो मुझे लगता है ना, इसको लेटर को दो एस्पेक्ट से देखना चाहिए। एक जो एक्चुअल कंसर्न है, जो दुबे जी ने बोला, कंसर्न तो है, सेफ्टी नेट बनाना है। आई थिंक वो डिस्कशन चलती रहेंगी, सॉल्यूशंस आते रहेंगे। इनफैक्ट GPT-3 और 3.5 में क्या डिफरेंस था? सिर्फ सेफ्टी नेट का। सेफ्टी नेट और बढ़ेगी। तो लेकिन अगर आप एलन मस्क को समझे, राइट, आई रिस्पेक्ट हिम, अडोर हिम, ही इज अ बिग मार्केटियर, राइट। मैं थोड़ा सा एस्पेक्ट डालूंगा, आई एम डेयरिंग इनफ टू से दैट, राइट, आई रिस्पेक्ट एलन मस्क। एक और फाउंडर सीईओ हैं जिन्होंने लेटर साइन किया, वो ओपन एआई के कॉम्पिटिटर हैं, और वहां पे एलन मस्क ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, राइट। सो वन एस्पेक्ट टू इट। और दूसरा, मैं अगेन आई डेयर इनफ टू स्टेट वन एग्जांपल। मैं खुद चैट जीपीटी यूज करता हूं, क्योंकि हम इसी फील्ड से आते हैं। और अगर मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा चैट जीपीटी से, टेल मी ए जोक अबाउट लॉर्ड राम, तो लॉर्ड राम से के बारे में एक जोक आया, लॉर्ड राम लिखा था मैंने, और उसमें सीता और रावण भी करेक्टर जो हैं हॉली बुक में, वहां पे उस जोक में करेक्टर थे। फिर मैंने पूछा जोक, टेल मी जोक अबाउट मोहम्मद, मैंने प्रॉफिट मोहम्मद या लॉर्ड मोहम्मद नहीं लिखा, मैंने सोचा कि एक जनरल किसी का भी नाम मोहम्मद हो सकता है, तो उसमें जोक आया। फिर मैंने जीसस क्राइस्ट के बारे में पूछा, जोक आया। देखो, आई रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन, आई थिंक फॉर श्योर, लेकिन इस जोक, सॉरी, मैंने शायद गलत बोल दिया, लॉर्ड राम में जोक आया लेकिन मोहम्मद में जोक नहीं आया, जीसस क्राइस्ट में नहीं आया, बिकॉज ही सेड कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो है। एब्सोल्युटली नहीं, ये बायस, ये जो बायस है, इस पे तो देखिए हमने काफी लंबी चौड़ी चर्चा भी की थी उस वक्त कि इस पे जो बायस है उसका क्या करें। अब उनका जो अपने जवाब थे कि ये इवॉल्विंग चीज है, इसमें सब चीजों को समाहित किया जाएगा। बायस तो देखिए ये इतना अभी नया सिस्टम है, इतना अभी अपरिपक्व इसे कहा जाएगा एक तरह से, कि ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स के मामले में तो बिल्कुल ही अपरिपक्व है, ये उसमें कोई परिपक्वता नहीं है। और फिर ये ह्यूमन इमोशंस को समझने के मामले में तो अभी बहुत अपरिपक्व है। प्रॉब्लम यहीं पे आती है, इतना अपरिपक्व सिस्टम, और उसको आप इतने बड़े बड़े लेवल पे लागू कर रहे हैं, उसको और पावरफुल बना रहे हैं, तो ये थोड़ा सा एक आ जाता है यहाँ पे इशू। शायद इसीलिए एलन मस्क साहब बोल रहे हैं। लेकिन जैसा कि एआई रिसर्च फंडिंग, अगर ट्रांसपेरेंसी, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी, या कोई आर्म रेस ना हो जाए एआई को लेकर, अगर इन सब कंसर्न को सॉल्व किया जाए
तो संभवतः एक म्यूचुअल रास्ता निकल सकता है, लेकिन वो कैसे निकलेगा अब ये तो भविष्य के घर में है। तो फिलहाल आज की इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश जी, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। भारत में 7 करोड़ से ज्यादा लोग दुर्लभ बीमारियों के शिकार हैं। अब ऐसे लोगों के लिए सरकार की तरफ से बड़ी राहत मिली है। अब सरकार ने दुर्लभ बीमारियों के इलाज की दवाओं पर स्पेशल जो फूड जो होता है इसका लगने वाले जो कस्टम ड्यूटी है इसकी, उसको खत्म करने का फैसला किया है। दुर्लभ और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए आज सरकार की तरफ से बड़ी राहत मिली है। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर ऐसी दुर्लभ बीमारियों के इलाज की दवाओं और स्पेशल फूड पर पूरी तरह से कस्टम ड्यूटी को खत्म करने का फैसला लिया है। राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 के तहत लिस्टेड है। इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए किसी भी व्यक्ति को एक फॉर्म भरना होगा, जिसके आधार पर उसे केंद्रीय या राज्य निदेशक स्वास्थ्य सेवा या जिले के जिला चिकित्सा अधिकारी से एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसके जरिए आपको छूट मिलेगी। दरअसल 1 लाख की आबादी में अगर 100 से कम की आबादी वालों को कोई बीमारी होती है तो उसे रेयर बीमारी कही जाती है। रेयर डिजीज इंडिया के मुताबिक भारत में 7 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसी बीमारियों के शिकार हैं। ऐसी बीमारियों के इलाज के लिए लोग समय समय पर सोशल मीडिया पर मुहिम चलाते हैं, सरकार से मदद की गुहार भी लगाई जाती है या फंड इकट्ठा करने के लिए संदेश भेजते हैं। गैजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक अभी तक कुछ दवाओं पर आमतौर पर 10 या 5% सीमा शुल्क लग रहा था। सरकार पहले से 2 बीमारियों स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफिया, ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पर छूट दे रही थी, लेकिन अब कई रेयर बीमारियां इस कैटेगरी में शामिल हो सकेंगी। कुल 51 बीमारियां इस लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा कैंसर की दवा पेमब्रोलीजुमाब को भी कस्टम ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया है। सरकार के मुताबिक 10 किलो के एक बच्चे को रेयर बीमारी होने की सूरत में उसे कई दवाओं पर 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक हर साल खर्च करना पड़ रहा है और इलाज जीवन भर चलता है। अब ऐसे लोगों को राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का करते हैं रुख। कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। देश भर में बीते 24 घंटे के अंदर 3000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इससे पहले पिछले साल 2 अक्टूबर को 3300 से ज्यादा मामले सामने आए थे। भारत में एक बार फिर से कोरोना तेजी से फैलने लगा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामलों में 40% का उछाल देखने को मिला है। बीते दिन कोविड के 3016 नए मामले सामने आए हैं। पिछले करीब 5 महीने में ये सर्वाधिक मामले हैं। बीते 24 घंटे में देश में कुल 6 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। इनमें महाराष्ट्र में 3, दिल्ली से 2 और हिमाचल प्रदेश से 1 कोविड मरीज की मौत की खबर है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। बीते 24 घंटे में राज्य से कोरोना के कुल 483 मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन अकेले मुंबई से 139 कोरोना मरीज संक्रमित मिले हैं। मुंबई में कोरोना के चलते कुल 57 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से 36 को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य में हेल्थ डिपार्टमेंट अलर्ट मोड में आ गया है। महाराष्ट्र में कोविड के एक्टिव मरीजों की बात करें तो इनकी संख्या बढ़कर 2500 के पार हो गई है। वहीं मुंबई में एक्टिव मरीजों की संख्या भी 750 के आंकड़े को पार कर गई है। हाल में महाराष्ट्र में कोविड के जो मामले सामने आए हैं उनमें से 42 मरीजों में XBB.1.16 वेरिएंट पाए गए हैं। खास बात यह है कि इन 42 मरीजों में से 11 को बूस्टर डोज लग चुका है। बात देश की राजधानी की करें तो बीते दिन यहां कोविड के 300 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। बीते दिन कोरोना से दिल्ली में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद में भी कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। जहां तक इलाज की बात है तो देश भर में कुल 13,509 कोरोना संक्रमित मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है। डॉक्टरों ने इस दौरान खासकर किडनी, डायबिटीज, हार्ट के मरीजों के साथ बुजुर्गों को खास एहतियात बरतने को कहा है। साथ ही इनमें से जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लिया है, डॉक्टर उन्हें बूस्टर डोज लेने की सलाह दे रहे हैं। डॉक्टर लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचने की सलाह दे रहे हैं। खासकर घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनने के साथ सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में कोविड का नया वेरिएंट भले ही घातक ना हो, लेकिन सर्दी, खांसी, जुकाम के साथ अगर गले में संक्रमण की शिकायत है तो लापरवाही कतई न बरतें और कोविड की जांच कराएं। इससे न केवल आप सेफ रहेंगे बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा नहीं बनेंगे। फिलहाल राहत की बात यह है कि देश में बड़े पैमाने पर हुए टीकाकरण के चलते जानकार कोविड की इस लहर को जानलेवा नहीं मान रहे।
एक आंकड़े के मुताबिक देश में अब तक कोरोना के टीके की 221 करोड़ खुराक लग चुकी है, जो कोरोना को हराने में मददगार साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में राम नवमी पर बड़ा हादसा हो गया। यहां एक मंदिर में कुएं पर बनी छत धंस गई। इसके चलते कई लोगों की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद हर कोई स्तब्ध है। चारों तरफ चीख पुकार, आंखों में आंसू, अपनों को खोने का गम। इंदौर में रामनवमी के मौके पर भक्तों की खुशियां प्रशासन और सरकार की लापरवाही से मातम में बदल गई। आरोप है भ्रष्टाचार से मंदिर में अवैध निर्माण हुआ और प्रशासन की आंखों पर चढ़े काले चश्मे की वजह से वहां पहुंचे श्रद्धालुओं की सुरक्षा का ख्याल नहीं रखा गया और नतीजे के तौर पर रामनवमी के दिन यह मनहूस खबर आ गई। सबसे पहले समझिए यह हादसा हुआ कैसे। इंदौर के स्नेहनगर के पास पटेल नगर में श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हवन के बाद कन्या पूजन चल रहा था। इस दौरान बावड़ी की छत धंस गई और वहां पर मौजूद लोग उसमें गिर गए। इसके बाद जब लोगों को तेजी से बचाने का काम करना था, उस वक्त आयोजकों और प्रशासन के हाथ पैर फूले नजर आए। हादसा और मौत का बढ़ता आंकड़ा बताता है कि ना तो आयोजकों की तैयारी फुल प्रूफ थी, न ही प्रशासन इतने बड़े आयोजन के बावजूद सतर्क था। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रशासन पर ही हादसे का ठीकरा फोड़ दिया है। लोग जो है यहाँ पर जब पहुंचे थे अपने बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, अभी भी कई परिवार के लोग हैं जिनकी आंखों में आंसू हैं, जिनके चेहरे पर मायूसी है, जिनका चेहरा लटका हुआ है और वो अपने परिजनों को खोज रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके, घंटों बावजूद इसके, अभी तक किसी भी तरह का पता नहीं चल पा रहा है कि आखिरकार उनके लोग, जो मिसिंग लोग हैं, वो कहाँ पर हैं। अब सवाल उठता है कि इन मौतों की जिम्मेदारी लेगा कौन? क्या प्रशासन और सरकार इसे सिर्फ हादसा बताकर अपना पल्ला झाड़ सकते हैं? इस मामले में प्रशासन भी कंफ्यूज दिखाई दिया। जिलाधिकारी बताते रहे कि 25 लोग बावड़ी में गिरे हैं, 15 को बाहर निकाल लिया गया है। अगर ये सच था तो मरने वालों का आंकड़ा कैसे बढ़ गया? यानी प्रशासन को बावड़ी में गिरे लोगों की संख्या भी ठीक से पता नहीं थी। लोगों में हादसे के बाद नाराजगी है और सरकार और प्रशासन के लिए कई सवाल भी। आखिरकार लोगों की जान से खिलवाड़ कब खत्म होगा? इस बीच मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है और बीजेपी विपक्षी पार्टियों पर राजनीति करने के आरोप लगा रही है। भगोड़ा अमृतपाल पिछले 13 दिन से भाग रहा है। पुलिस अब तक उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाई है, जबकि सूत्रों के मुताबिक भागम भाग के इस खेल में भगोड़े को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पूरी मदद कर रही है। सवाल यह है कि आखिर अमृतपाल अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर क्यों है? आपने देखा होगा कि कई लोग अप्रैल की पहली तारीख को अप्रैल फूल डे बनाते हैं। एक भगोड़ा पिछले 13 दिनों से पुलिस के साथ अप्रैल फूल महीना शुरू होने से पहले ही पुलिस को लगातार चकमा दे रहा है। अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पुलिस होशियारपुर के मोरनिया खुर्द में अब ड्रोन भी उड़ा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि अमृतपाल उन्हें समय रहते दिख जाएगा और वो उसे पकड़ लेंगे। भगोड़ा अमृतपाल पंजाब में दाखिल हो चुका है। सूत्रों की माने तो यहाँ से वो पाकिस्तान भागने की फिराक में भी है और इस काम के लिए ISI उसकी मदद कर रही है। यही वजह है कि पंजाब से सटे बॉर्डर पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पर BSF और सेकंड लाइन पर पंजाब पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अमृतपाल कभी सरेंडर करने की बात करता है तो कभी मददगारों की मदद से पुलिस को चकमा दे रहा है। फिलहाल पंजाब पुलिस को एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार की तलाश है। सूत्रों के मुताबिक इसी स्विफ्ट कार से निकलकर अमृतपाल मरनई गांव से भाग निकला। पुलिस के पास कार के आखिरी नंबर भी मौजूद हैं। ये आखिरी 4 नंबर हैं 9168। दूसरी ओर 18 मार्च से लेकर अब तक अमृतपाल कई ठिकाने बदल चुका है। 18 मार्च को पंजाब पुलिस पूरी तैयारी के साथ जल्लूपुर खेड़ा उसे पकड़ने पहुंची थी, लेकिन खालिस्तानी समर्थक पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गया, जिसमें जालंधर, पटियाला, कुरुक्षेत्र, दिल्ली, उधम सिंह नगर, होशियारपुर शामिल है। भागम भाग के इस खेल में कभी वो आईसुजू लग्जरी गाड़ी, कभी मर्सिडीज, कभी ब्रेजा गाड़ी, प्लेटिना मोटर बाइक, रिक्शा तो कभी बस पर सवार होकर भागता फिर रहा है। यही नहीं, कुरुक्षेत्र के शाहबाद में अमृतपाल बलजीत कौर नामक महिला के घर से बाहर निकलता दिखा था। उसने सफेद शर्ट और डार्क ब्लू जीन्स पहन रखी थी और छाता से अपना चेहरा छिपा रखा था।
अमृतपाल के आगे उसका करीबी पप्पल प्रीत भी चेहरा छिपाकर जाता हुआ दिखा था। अमृतपाल सिंह के सरेंडर करने की थ्योरी भी सामने आने लगी है, लेकिन पुलिस उसे अपनी गिरफ्त में लेना चाहती है। पुलिस ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी है। हालांकि अमृतसर के पुलिस कमिश्नर का कहना है कि उन्हें अमृतपाल के सरेंडर की कोई जानकारी नहीं है। अब देखना यह है कि अप्रैल महीने की पहली तारीख को पुलिस के कब्जे में अमृतपाल होगा या फिर अमृतपाल खुद सरेंडर करेगा। अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराए जाने पर बीजेपी और कांग्रेस में तनातनी जारी है। इस बीच जर्मनी ने बिन मांगी सलाह दे डाली और कहा कि राहुल के मामले में मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत लागू होने चाहिए। राहुल गांधी विवाद पर जर्मनी ने दखलंदाजी की है। जर्मनी ने मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली सजा और संसद सदस्यता रद्द होने पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि राहुल के मुद्दे पर न्यायिक स्वतंत्रता का पालन हो और लोकतांत्रिक मूल्यों का ध्यान रखा जाए। वहीं इस मामले में कांग्रेस नेता और सांसद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर जर्मनी का आभार जताया है। दिग्विजय ने लिखा है कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ का संज्ञान लेने के लिए धन्यवाद। दिग्विजय के ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि राहुल गांधी याद रखें, भारतीय न्यायपालिका विदेशी हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं हो सकती। उधर बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि गांधी परिवार और उनके सिपह सलाहकार विदेश से मदद मांगते हैं। दुष्यंत गौतम ने कहा कि भारत का लोकतंत्र बेहद मजबूत है। लोकतंत्र अपने आप में मजबूत है और जिस कांग्रेस के राहुल गांधी के लिए वो बात कर रहे हैं, उनको ध्यान होना चाहिए 13-14 के अंदर 35 लोगों की, विधायकों की और 4 सांसदों की इसी प्रकार से सदस्यता गई थी। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट में हाल ही में मोदी सरनेम के मानहानि केस में सजा सुनाई थी। इस सजा को चुनौती देने वाली याचिका राहुल गांधी 1 या 2 दिन में दायर करेंगे। सूत्रों के मुताबिक फैसले को चुनौती देने वाली याचिका तैयार है और जल्द ही याचिका को राहुल अदालत में दाखिल कर देंगे। चलिए अब बात करते हैं यूक्रेन वॉर जोन की, जहां पर बड़ी टैंक बैटल शुरू होने वाली है। वॉर जोन में दुनिया के सबसे घातक टैंक पहुंच चुके हैं। ब्रिटेन के चैलेंजर 2 और जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंकों के यूक्रेन की सेना की तरफ से वॉर में उतरते ही ये जंग और घातक हो सकती है। यूक्रेन वॉर जोन में सबसे भीषण टैंक बैटल शुरू होने वाली है। रूस और यूक्रेन के बीच बखमुत में चल रही भीषण लड़ाई में अब तक रूस भारी पड़ रहा था, लेकिन अब यूक्रेन की मदद करने के लिए पश्चिमी देशों के टैंकों का जखीरा वॉर जोन में पहुंचने लगा है। ब्रिटेन के चैलेंजर 2 टैंक यूक्रेन पहुंच चुके हैं। जब ये टैंक यूक्रेन पहुंचे तो इनकी अगवानी करने के लिए यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव पहुंचे। यूक्रेनी झंडे लगे चैलेंजर 2 टैंक की सवारी की और ब्रिटेन को धन्यवाद दिया। जर्मनी के 18 लेपर्ड 2 टैंक भी जेलेंस्की की सेना को मिल चुके हैं। लेपर्ड 2 टैंक यानी यूरोप के सबसे घातक टैंक जल्द ही बखमुत वॉर जोन में दिखेंगे। लेकिन पश्चिमी देशों के टैंकों की वॉर जोन में एंट्री के बाद क्या पुतिन हाथ में हाथ रखकर बैठे हैं? जो बढ़त रूस की सेना ने बखमुत में बनाई थी, क्या पुतिन उसे ऐसे ही हाथों से निकल जाने देंगे? ऐसा सोचने वालों को पुतिन ने करारा जवाब दिया है। और अब दुनिया के सबसे घातक टैंक्स में शुमार रूस के अपडेटेड T-90M टैंक की नई खेप वॉर जोन में उतार दी गई है। 1-2 नहीं बल्कि पूरे 100 T-90M टैंक्स रूस की सेना में शामिल किए गए हैं। ये वही टैंक हैं जिनके बारे में यूक्रेन के सैनिक कह चुके हैं इन घातक टैंकों से निपटने के लिए उन्हें 3 टैंकों या बहुत अच्छी किस्मत की जरूरत है। दरअसल भारतीय सेना भी T-90 टैंक्स का इस्तेमाल करती है। भारत में ही भीष्म के नाम से T-90 टैंकों का प्रोडक्शन होता है। अब तक यूक्रेन वॉर जोन में रूस के T-90 टैंक्स का दबदबा दिखाई पड़ा है, लेकिन अब दुनिया के घातक टैंकों से T-90 टैंक का मुकाबला होने वाला है। ऐसे में वॉर जोन में T-90 टैंक के प्रोडक्शन पर भारतीय सेना की भी नजर रहेगी। इधर रूस भले ही दावा कर रहा हो कि अमेरिका और नेटो हथियारों को वो युद्ध क्षेत्र में तबाह कर देगा, लेकिन ये बात रूस भी जानता है कि पश्चिमी देशों के टैंक और दूसरे हथियार वॉर जोन में गेम चेंजर भी साबित हो सकते हैं। इसलिए आधुनिक T-90M टैंकों को बैटल में उतार दिया गया है।
रूस ने साफ कहा है, सैनिकों के लिए हथियार और गोला बारूद कम नहीं होने देंगे। ये स्थितियां बता रही हैं कि यूक्रेन वॉर जोन में जंग और ज्यादा भड़कने वाली है। इस बीच टैंक बैटल के नतीजों का इंतजार दुनिया के साथ साथ भारत भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर कोरिया के लगातार मिसाइल टेस्ट किए जाने के बीच दक्षिण कोरिया और अमेरिकी मरीन ने बुधवार को युद्धाभ्यास किया, जिसमें संयुक्त लैंडिंग एक्सरसाइजेस की गई। 2018 के बाद दक्षिण कोरिया में होने वाला ये अपनी तरह का पहला युद्धाभ्यास था। उत्तर कोरिया के बढ़ते खतरे के बीच दक्षिण कोरिया और अमेरिकी मरीन ने बुधवार को पोहांग में बड़े पैमाने पर संयुक्त लैंडिंग एक्सरसाइज की। 2018 के बाद से दक्षिण कोरिया में होने वाला ये अपनी तरह का पहला युद्धाभ्यास था। ट्रेनिंग में करीब 30 नौसैनिक जहाजों, 70 विमानों और 50 बख्तरबंद गाड़ियों ने हिस्सा लिया। परमाणु ऊर्जा से चलने वाले अमेरिकी विमान वाहक पोत के साथ दक्षिण कोरिया के सैनिकों ने युद्धाभ्यास किया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेनाओं ने सुबह से लेकर देर रात तक युद्धाभ्यास किया। 2018 के बाद दोनों देश पहली बार इतने बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इस ताज़ा युद्धाभ्यास में फ्रीडम शील्ड 23 नाम का कंप्यूटर सिमुलेशन और कई संयुक्त फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज शामिल भी हैं। दक्षिण कोरिया और अमेरिका की अपने गठबंधन की 70वीं वर्षगांठ मनाते हुए जून में भी अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त लाइव फायर अभ्यास आयोजित करने की योजना है। उत्तर कोरिया की सैन्य गतिविधि के खिलाफ प्रतिरोध को मजबूत करने के संयुक्त प्रयासों के तहत ये अभ्यास दोनों देशों की सैन्य क्षमताओं और एकजुटता को प्रदर्शित करेगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। देश की एक अदालत ने महिला न्यायाधीश को कथित तौर पर धमकाने के आरोप में यह वारंट जारी किया है। पाकिस्तान की एक अदालत ने महिला जज को दी गई धमकी से जुड़े मामले में इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। सरकारी पक्ष के वकील ने ये कहते हुए जमानत का विरोध किया है कि उन्हें गिरफ्तारी वारंट की तय सीमा तक पेश होना चाहिए। कोर्ट ने इमरान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो उन्हें 18 अप्रैल को अदालत के सामने पेश करें। 24 मार्च को हुई सुनवाई में अदालत ने इमरान खान के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को जमानती वारंट में तब्दील कर दिया था। इमरान खान को 29 मार्च को अदालत में पेश होना था, लेकिन वो अदालत पहुंचने में नाकाम रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान जब तक अपनी गलतियों को मानते नहीं हैं और सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांग लेते हैं, तब तक सरकार और इमरान के बीच कोई बातचीत नहीं होगी। मंगलवार को नेशनल असेंबली को संबोधित करते हुए पीएम शहबाज शरीफ ने इमरान खान को धोखेबाज करार दिया था। कुछ मनोरंजन जगत की खबरें। ऐश्वर्या राय बच्चन की मोस्ट अवेटेड फिल्म पोन्नियन सेल्वन 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। मणिरत्नम के निर्देशन में बनी PS1 की रिलीज के बाद से ही फैंस इसके दूसरे पार्ट का इंतजार कर रहे थे। जहां पहली फिल्म की कहानी खत्म हुई थी, अब वहीं से अगली फिल्म की कहानी आगे बढ़ाई जाएगी। ट्रेलर में राजकुमारी नंदिनी यानी कि ऐश्वर्या तलवार चलाती नजर आ रही हैं। वहीं फिल्म में सीक्वल में चोल साम्राज्य को खत्म करने की कोशिश करती हुई दिखाई दी है। फिल्म में ऐश्वर्या के अलावा चियान विक्रम, जयम रवि और त्रिशा कृष्णन, प्रभु, शोभिता धूलिपाला, ऐश्वर्या लक्ष्मी और प्रकाश राज समेत सभी सितारे नजर आएंगे। अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्म मैदान का टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म पिछले काफी समय से चर्चा में थी, लेकिन कोरोना के चलते इसकी रिलीज को लगातार टाला जा रहा था। इस फिल्म में अजय देवगन फुटबॉल कोच का दमदार रोल निभाएंगे। अजय देवगन के अलावा इस फिल्म में उनके साथ साउथ एक्ट्रेस प्रियामणि भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म में गजराज राव और बंगाली एक्ट्रेस रुद्राणी भी लीड रोल में हैं। फिल्म का निर्देशन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है। वहीं फिल्म मैदान 23 जून 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अजय देवगन की लेटेस्ट रिलीज भोला सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, लेकिन यह फिल्म भी पायरेसी का शिकार हो गई। अजय देवगन की डायरेक्शन में बनी एक्शन थ्रिलर फिल्म भोला थिएट्रिकल रिलीज के चंद घंटों बाद ऑनलाइन लीक हो गई। भोला के पायरेसी का शिकार होने पर अजय देवगन ने भी रिएक्ट किया है। एक्टर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इसे लेकर पोस्ट किया। अजय ने लिखा, पायरेसी करने वाले शैतान नहीं, टिकट खरीदकर मूवी देखने वाले चट्टान बनो। रामनवमी के मौके पर प्रभास और कृति सेनन स्टारर फिल्म आदि पुरुष का नया पोस्टर रिलीज किया गया है। शेयर किए गए पोस्टर में कृति, प्रभास और सनी माता सीता, भगवान राम और लक्ष्मण के गेटअप में नजर आ रहे हैं। मेकर्स ने फिल्म की नई रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है। आदि पुरुष 16 जून को ग्लोबली रिलीज की जाएगी। बता दें कि टीजर जारी होने के बाद
फिल्म में रावण, सीता और हनुमान के लुक को लेकर काफी बवाल हुआ था। इतना ही नहीं, फिल्म को बैन करने की भी मांग उठी थी और इसे देखते हुए मेकर्स ने मजबूरन इसमें कई बदलाव किए ताकि फिल्म को बिना किसी विवाद के रिलीज किया जा सके। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सलमान के खिलाफ दायर एक मुकदमे को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 2019 में अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जर्नलिस्ट के साथ बदसलूकी के आरोप में उन्हें समन भेजा था। सलमान ने इस समन के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया। सलमान और उनके बॉडीगार्ड नवाज शेख की शिकायत को स्वीकार करते हुए पूरे मामले को खारिज कर दिया। और अब खबरें स्पोर्ट्स जगत से। आईपीएल सीजन 16 का इंतजार अब खत्म होने को है। आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में बाहुबली फेम एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया और सिंगर अरिजीत सिंह परफॉर्म करेंगे। इसकी जानकारी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने दी है। ओपनिंग सेरेमनी 31 मार्च को गुजरात और सीएसके के मैच से पहले शाम 6 बजे होगी। 59 दिन चलने वाले आईपीएल टूर्नामेंट में 10 टीमों के बीच कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे। हर एक टीम 14 मैच खेलेगी, 7 अपने घर में और 7 विपक्षी टीम के घर में। 10 टीमों के बीच लीग स्टेज में 70 मुकाबले होंगे। लीग स्टेज के बाद पॉइंट्स टेबल की टॉप 4 टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगी। आईपीएल 2023 के लिए सभी टीमों ने अपनी कमर कस ली है। टीमों के कप्तानों ने आईपीएल ट्रॉफी के साथ फोटोशूट करवाया। सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एक नए अंदाज में नजर आए। धोनी ने अपने बालों को कलर करवाया है। वहीं इस फोटो में आरसीबी के कप्तान डुप्लेसिस, सनराइजर्स के कप्तान भुवनेश्वर कुमार, कोलकाता नाइट राइडर्स के नीतीश राणा, दिल्ली कैपिटल्स के डेविड वार्नर, पंजाब किंग्स के शिखर धवन, लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल, राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन और गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा नजर नहीं आ रहे। आईपीएल का सीजन कई मायनों में यादगार साबित होने वाला है। पहली बार आईपीएल में 12 भाषाओं में मैच की कमेंट्री होगी। आईपीएल में पहली बार कमेंट्री पंजाबी, ओडिया और भोजपुरी भाषा में भी होगी। हिंदी, इंग्लिश सहित 9 लैंग्वेजेस में कमेंट्री होगी स्टार स्पोर्ट्स पर, जबकि जियो सिनेमा पर 12 लैंग्वेज में प्रसारित किया जाएगा। स्टार टीवी और जियो सिनेमा पर इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती, बंगाली, मलयालम भाषाओं की कमेंट्री होगी। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।